आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की राजस्थान रेट प्रीलिम्स परीक्षा की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों में इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो देखिए, रीड के एग्ज़ाम में भाषा 1 से हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और शुरुआत होती है गद्यांश से। तो गद्यांश को करने का तरीका क्या है? सबसे पहले गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए, मन को शांत कर लीजिए और अपने मन को एकाग्रचित कीजिए। उसके बाद गद्यांश को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़िए, फिर उसके प्रश्नों को पढ़िए। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 31 से 37 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्राय भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है। उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग शोक दरिद्र अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है वह निश्चित ही अपाय निधि है। तो प्रश्न क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि परमुखापेक्षिता का अर्थ क्या होता है? दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराय मुख की अपेक्षा रख करना, ईश्वर का सुख। तो परमुखापेक्षिता का अर्थ क्या होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो इसे आप कह सकते हैं कि दूसरों से आशा रखना, परमुखापेक्षिता से बचाकर उससे आत्मबल का संचार करता है वह निश्चय ही अक्षय निधि है। तो दूसरों से आशा रखना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है गाइस? अगला प्रश्न ये आपसे पूछा गया है कि कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सेवा, भाषा, प्रयोग या हिंदी? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे तिथि, शेरनी आदि। अब इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो देखिए, प्रयोग जो है ना ये स्त्रीलिंग नहीं है। तो सी ऑप्शंस जो है करेक्ट हो जाएगा। सेवा हुआ, जैसे कि भाषा हुआ और हिंदी हुआ, ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? 33वां प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। आशय, मतलब, धन, अभिप्राय। इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ क्या नहीं है, आपसे पूछा गया है। आशय भी का प्रयोग किया गया है इस गद्यांश में, मतलब का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन धन का प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द एक वचन है? विचारों, भाषाओं, अक्षय, मनुष्यों। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जाए कि कौन सा शब्द एक वचन। अब जैसे कि विचारों हुआ, ये तो बहुवचन हो जाएगा। विचारों यानी कि अनेक विचार। भाषाओं यानी कि अनेक भाषाएं, भाषाओं में अनेक भाषाएं आ जाती हैं, इसलिए ये भी बहुवचन हो जाएगा। मनुष्यों यानी एक मनुष्य ने अनेकों मनुष्य, जैसे कि कुंभ चल रहा है इस समय, वहाँ पे हजारों नहीं करोड़ों लोग आ रहे हैं, यानी मनुष्य नहीं हजारों मनुष्य आ रहे हैं, तो ये भी बहुवचन हो जाएगा। अक्षय, अक्षय एक हो सकता है, इसलिए ये सिर्फ एक वचन हो जाएगा। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। एक वचन को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, अगर आप लोगों के समझ में ना आया हो। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है शायद आपके समझ में आ गया हो और कुछ बच्चों के ना समझ में आया हो। शब्द के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध हो, तो मैंने आपको क्या बताया, एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर आदि। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? कीमत का बहुवचन शब्द क्या होता है? कीमती, कीमतों, कीमतों या कीमत। कीमत का बहुवचन शब्द क्या होता है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक, मैंने आपको क्या बताया था, अगर एक वचन पूछा जाए तो एक ही वस्तु का बोध हो उसे हम एक वचन कहते हैं। बहुवचन की अगर बात की जाए तो एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु होने का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं।
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे हम बहुवचन शब्द कहते हैं। तो इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कीमत का बहुवचन शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कीमत का बहुवचन शब्द होता है कीमतों। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे। माध्यम, माध्यम का बहुवचन शब्द क्या होता है? मध्यमा, माध्यमिक, मध्यम, माध्यमों। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आप लोगों को यह बताया था शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। तो इसमें माध्यम का बहुवचन क्या होगा? माध्यम का माध्यमों, यानी कि एक माध्यम नहीं, कई माध्यमों से आप पैसा पैदा कर सकते हो, पैसा को पैदा कर सकते हो। कई माध्यमों से, यहाँ से अनेकों पैसा पैदा कर सकते हो, अनेक माध्यमों से पैसा जो आप पैदा कर सकते हो। तो माध्यमों हो जाएगा। सरल शब्दों में आपको बता रहा हूँ, शुद्ध देसी भाषा में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे। देखिए, अगर आप लोगों को हमारी क्लास अगर पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा यार। अगला प्रश्न क्या है? अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है? बिना क्षय रोग, किसी का नाम, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति, रोग रहित निधि। अक्षय निधि का अर्थ क्या होता है? तो भाई मेरे अक्षय निधि का अर्थ होता है कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि रीड के एग्जाम में गद्यांश से 2 गद्यांश पूछे जाते हैं और दोनों ही गद्यांश को अगर आपने सही कर दिए तो कट ऑफ के दायरे में आप लोग आ जाएंगे गारंटी के साथ में। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 38 से 44 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने आप लोगों को पीटीईटी की परीक्षा की तैयारी करवाई थी, खासकर हिंदी की। मैं एक हिंदी का टीचर हूँ और मैं आप लोगों को हिंदी ही पढ़ाता हूँ। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी ज़मीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। तो ये तो हो गया गद्यांश आपका। अब गद्यांश के आप प्रश्न पढ़िए कि गद्यांश में पूछा क्या जा रहा है। निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा होगा? तत्सम शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। शॉर्ट में आपको ध्यान में रखना कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। जमीन तो होगा नहीं तत्सम शब्द, क्योंकि हिंदी भाषा का शब्द है। शून्य हो जाएगा आपका, क्योंकि शून्य जो है ना ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसीलिए इस प्रश्न का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? निम्न में विदेशी पेड़, खंड, तालाब या खुद। अब देखिए यहाँ पर आपसे विदेशी शब्द की पहचान की बात हो रही है। कौन सा विदेशी शब्द होगा? पेड़ तो होगा नहीं, तालाब भी नहीं होगा, खुद नहीं होगा। खंड जो है ना, खंड, ये आपका विदेशी शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरल शब्दों में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, सरल शब्दों में समझ लीजिए। अरबी, फारसी, अंग्रेजी या अन्य किसी भी दूसरे देश की भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग कर लिया जाता है उन्हें हम विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे इरादा, इशारा, हलवाई, दीदार, चश्मा, डॉक्टर, हॉस्पिटल, इलाज, बम। ये आपको ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है पृथ्वी, धरती, बिटप, धरणी। जमीन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए, अब ये बिटप जो है ना ये वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ना कि जमीन का। तो राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शंस के साथ में। पृथ्वी हुआ, धरती हुआ, धरणी हुआ, ये जमीन के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न क्या है? जीवित का विलोम शब्द क्या होता है? अजीवंत, अस्थिर, अजीवित या मृत। जीवित का विलोम शब्द क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो जीवित का विलोम शब्द क्या होता है? जीवित का विलोम शब्द होता है मृत, यानी कि इसका अपोजिट। तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है।
कि कौन सा शब्द में प्रत्यय नहीं है? लोगों, पशुओं, सदस्यों, पीढ़ी। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो पीढ़ी में प्रत्यय नहीं है, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मिलजुल समास का विग्रह क्या होगा? मिलजुल, मिल से जुल, मिल और जुल, मेल जोल, इनमें से कोई नहीं। अब देखिए यहां पर आपसे समास विग्रह के बारे में पूछा जा रहा है, तो मिलजुल का समास विग्रह क्या होता है? मिल और जुल, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कि मिलजुल में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्न में अव्यय है समाज, खंड, एक, व्यवस्था। निम्न में अव्यय शब्द है, देखिए इसमें जो एक आप देख रहे हैं, एक, ये आपका अव्यय शब्द हो जाएगा, तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सरल शब्दों में आप लोग समझ लीजिए अव्यय होते क्या हैं। संस्कृत के वे शब्द जो सर्वदा एक जैसे ही रहते हैं, जिनमें विभक्ति, वचन तथा लिंग के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है? श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन, श्रवण वाचन या लेखन वाचन? श्रुतलेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है? श्रवण लेखन का विकास होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें मैं आपको कौन सी ट्रिक बताऊं, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लगेगी, पर थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें कोई ट्रिक का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि इसमें आपसे ये पूछा जाए कि कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है? लेखन की असावधानी, जलवायु, अशुद्ध उच्चारण, व्याकरण का कम ज्ञान। जलवायु कारण नहीं है, जलवायु इसमें अशुद्धि वर्तनी का कोई कारण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अच्छी परीक्षा में आवश्यक क्या है? विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, विभेदीकरण, इनमें से सभी। अच्छी परीक्षा में क्या आवश्यक है? देखिए अच्छी परीक्षा में विश्वसनीयता भी आवश्यक है, वस्तुनिष्ठता भी आवश्यक है, विभेदीकरण भी। अगर आप रीट का एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, तो एग्जाम दे रहे हैं आप, आपके अंदर विश्वास भी होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता भी होना चाहिए, विभेदीकरण भी होना चाहिए, कि आप हर चीज़ को अच्छे से अपने आप को ढाल लें। तो इनमें से सभी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला प्रश्न क्या है गाइस कि मूल्यांकन उपयोगी है विद्यार्थी की प्रकृति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा उपस्थिति जानने में, विद्यार्थियों के आचरण जानने में, इनमें से सभी। मूल्यांकन उपयोगी क्यों है? जब आप किसी का मूल्यांकन करते हो तो विद्यार्थी की प्रकृति के बारे में जानने में होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे? निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक प्रशिक्षण, माँ बाप से शिकायत, उसे दंड देंगे। मान लीजिए यदि कोई विद्यार्थी है और वो अशुद्ध लिख रहा है, ना तो आप उसे निदानात्मक उसका परीक्षण करेंगे, ये तो गलत होगा, ना माँ बाप से शिकायत करेंगे, ये भी गलत हो जाएगा, उसे दंड भी नहीं देंगे, उसका उपचारात्मक शिक्षण करोगे, उपचारात्मक शिक्षण। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यानी उसे समझाओगे आप, कि ना उसे डांटोगे आप, उसे धीरे से समझाओगे ताकि वो अच्छे से समझ जाए कि अशुद्ध नहीं लिखा जाता है। अगर आप उसे डांटोगे वो आपसे डरेगा, फिर वो आपसे दोबारा आपके पास नहीं आएगा। टीचर के कुछ नियम होते हैं। मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार, इस वाक्य में विधेय क्या है? मेरा मित्र चित्रकार, बहुत बड़ा चित्रकार है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा चित्रकार है, तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा सभी बच्चे, सलमा घर जाती है वाक्य है सरल वाक्य, निषेधात्मक वाक्य, आज्ञार्थक वाक्य, इच्छार्थक वाक्य। सलमा घर जाती है ये कैसा वाक्य है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सलमा घर जाती है, तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरल वाक्य को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है,
या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की और अगला प्रश्न देखेगा। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या होगा? विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, इस वाक्य में रेखांकित अंश क्या होगा? संज्ञा पदबंध। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना, सर्दी पड़ना। पारा उतरना यानी आपको क्रोध में आप ऐसे काम कर गए जो आपको नहीं करना चाहिए। जब आपकी गुस्सा शांत हुई तो आप पछता रहे, यानी क्रोध कम होना। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है आंख फेर लेना, इसका अर्थ क्या होगा? दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना, नाराज हो जाना। आंखें फेर लेना, तो आंखें फेर लेना यानी अगर आपकी किसी ने बेइज्जती की है, आप उस घर पे गए, आपको बुलाया गया, आपको मान सम्मान दिया गया, लास्ट में आपकी बेइज्जती हो जाती है, उसके बाद आप सालों तक उस घर पर नहीं गए, दसियों साल हो गए, तो इसे आप क्या कहोगे? आंखें फेर लेना यानी कि उदासीन हो जाना। तो सी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी, खराब काम का परिणाम भी खराब भी हो जाता है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होता है? खराब काम का परिणाम भी खराब हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अच्छा, भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति, सहजात योग्यता। तो भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति जो है ना, ये भाषा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का अभिप्राय क्या होता है भाई? आगमन विधि का प्रयोग, तकनीकी का प्रयोग, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त क्या होता है? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, इनमें से कोई नहीं। अनुकरण विधि, तो अनुकरण विधि का अर्थ क्या होता है? प्रारंभिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका जो है वो सबसे अधिक होती है? यह आपसे पूछा जा रहा है। भाषण, साक्षात्कार, प्रश्नोत्तर या अवलोकन। विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? साक्षात्कार की। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेगा। भाषा कौशलों की संख्या है 5, 4, 3 या 10। अब देखिए हिंदी के प्रश्नों में ऐसे प्रश्न को भी शामिल कर दिया गया 4। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए भाग द्वितीय से हिंदी से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी भाग 1 में मैंने आप लोगों को 30 प्रश्न कराए हैं और भाग द्वितीय से भी 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी टोटल हिंदी में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रीड के एग्जाम में। तो प्रश्न देखेगा, प्रश्न क्या है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं 3, 4, 2 या 5। तो रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सरल वाक्य है? उसने आज सुबह दूध पिया, ग्लास नीचे गिरा और टूट गया, मैंने समझाया और वह बात मान गया, वह ऐसे चल रही है जैसे कोई बीमार चलता हो। तो इसे देखिए आपको सरल वाक्य की पहचान करनी है। तो इनमें से सरल वाक्य कौन सा होगा? उसने आज सुबह दूध पिया, इसमें जो है सरल वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सरल शब्दों में समझ लीजिए आप लोग,
ऐसे वाक्य जिनमें एक ही क्रिया एवं एक ही कर्ता होता है, या जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य एवं एक ही विधेय होता है, ये वाक्य सरल वाक्य कहलाते हैं। इसमें कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। उदाहरण के लिए जैसे कि कमला और बिमला मंदिर जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। ज्ञात से अज्ञात की ओर, कठिन से सरल की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या फिर सरल से कठिन की ओर। पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए। कठिन से सरल की ओर, तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है कि भाषा प्रयोगशाला में नहीं होता। मोबाइल फोन, माइक्रोफोन, टेप रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर। भाषा प्रयोगशाला में क्या नहीं होता है? तो भाषा प्रयोगशाला में मोबाइल फोन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, निबंधात्मक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षा। उच्चारण कौशल की परीक्षा किससे ली जा सकती है? मौखिक परीक्षा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न देखेगा। कौन कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं? इसमें अब मैं आपको कौन सी ट्रिक बताऊं, इसमें कोई ट्रिक ही नहीं लगेगी, सिर्फ पढ़ने का फेर है। पढ़िए और समझिए फिर आंसर दीजिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से भाषा बलियन कमजोरियां जानी जा सकती हैं। इस प्रश्न में थोड़ा सा हमें डाउट लग रहा है, इस प्रश्न को हम छोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखेगा। उपचारात्मक शिक्षण में नहीं होना चाहिए। तो उपचारात्मक शिक्षण में क्या नहीं होना चाहिए? उत्साहवर्धन, अभ्यास, उपहास या सहानुभूति। तो जैसे कि क्लास है और बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, ठीक है, टीचर को क्या चाहिए कि उसका उपहास ना करे, उसको वार्निंग देके छोड़ दे कि अगले कल से होमवर्क करके आइएगा। ना उसके मारना है आपको, ना उसका उपहास उड़ाना है, उसको समझाना है। तो उपचारात्मक शिक्षण में उपहास नहीं होना चाहिए बच्चे का। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक और गद्यांश आ गया। देखिए, गद्यांश के काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, गद्यांश की प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों प्रश्न संख्या 68 से 74 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। जिन लोगों ने गहन साधना करके अपने को सहज नहीं बना लिया, वे सहज भाषा नहीं पा सकते। व्याकरण और भाषा शास्त्र के बल पर यह भाषा नहीं बनाई जा सकती। कोशों में प्रयुक्त शब्दों के अनुपात पर इसे नहीं गढ़ा जा सकता। कबीरदास और तुलसीदास को यह भाषा मिली थी, महात्मा गांधी को भी यह भाषा मिली क्योंकि वे सहज हो सके। उनमें दान करने की क्षमता थी। शब्दों का हिसाब लगाने से यह दार्तव्य नहीं मिलता। अपने को दलित दासरा के समान निचोड़कर माँ सहज के समक्ष समर्पण कर देने से प्राप्त होती है। जो अपने को निषेध भाव से नहीं दे सका वह दाता नहीं हो सकता। आप में अगर देने लायक वस्तु है तो भाषा स्वयं सहज हो जाएगी। पहले सहज भाषा बनेगी, फिर उसमें देने योग्य पदार्थ भरे जाएंगे। यह गलत रास्ता है। सही रास्ता यह है कि पहले देने की क्षमता उपार्जन कीजिए। इसके लिए तप की ज़रूरत है, साधना की ज़रूरत है, अपने को निश्चय भाव से दान देने की ज़रूरत है। अब देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे यह पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो तत्सम शब्द के मैंने आप लोगों को बताया कि ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो इसमें आपसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। हिसाब जो है ना, ये तत्सम नहीं, क्योंकि हिसाब जो हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए तद्भव शब्द हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन सा शब्द विदेशी है? व्याकरण, भाषा, क्षमता या फिर गलत। कौन सा शब्द विदेशी है? गलत जो है ना, ये विदेशी शब्द हो जाएगा। विदेशी शब्द के बारे में मैंने जस्ट अभी आप लोगों को बताया था कि कैसे पहचान सकते हैं आप लोग। कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? कौन सा शब्द प्रत्यय नहीं है? देखिए, प्रश्न पूरे वही है, बस थोड़ा सा प्रश्नों का जो है घुमाव कर दिया गया है, यानी कि प्रश्नों को थोड़ा उलट दिया गया है। कौन से शब्द में प्रत्यय नहीं है? कोशोदान बनेगी या दातृत्व। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द है वो प्रत्यय होता है।
तो दान जो है ना, इसमें प्रत्यय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। भाषा शास्त्र में कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। भाषा शास्त्र, भाषा का शास्त्र या भाषा से शास्त्र, ये तो होगा नहीं। तो भाषा शास्त्र के बीच में योजक चिन्ह भी है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हो जाएंगे और वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसमें कौन सा समास होगा। तो देखिए, बीच में अगर योजक चिन्ह अगर होता है तो जरूरी नहीं है कि वो द्वंद्व ही समास हो, ऐसा नहीं है। भाषा शास्त्र, तो भाषा शास्त्र में हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उपार्जन में संधि है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए, इस संधि को तोड़ लीजिए। जब आप इसे तोड़ेंगे ना, यानी जब आप इसकी संधि करेंगे, तो इसकी संधि क्या होती है? उपधन आर्जन। क्लियर है? इसको मान लिया जाएगा छोटा आ और इसको मान लिया जाएगा बड़ा आ। तो छोटा प्लस बड़ा मिलकर क्या बना? छोटा प्लस बड़ा मिलकर बना बड़ा आ। और बड़ा नियम के अनुसार किस में आता है? दीर्घ स्वर संधि में। तो उपार्जन में दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा सभी बच्चे। क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम क्या है? वे, सके, क्योंकि, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम क्या होगा? वे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम को सरल शब्दों में समझ लीजिए। सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम पर करते हैं। इसके अंतर्गत में जैसे कि मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि ये शब्द आते हैं। तो वे है, तो वे जो है ये आपका सर्वनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? दलित द्राक्षा में विशेषण क्या होगा? परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण या गुणवाचक विशेषण? तो इसमें हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणवाचक विशेषण को सरल शब्दों में समझ लीजिए। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की उपयुक्त विशेषताएं का बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की मापतोल संबंधी विशेषता को प्रकट करता है। तो परिमाणवाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अगला प्रश्न देखेगा। अब देखिए, इस टाइप के भी प्रश्न पूछे गए थे, इसमें हिंदी में इसमें ऐड कर दिए। भाषा शिक्षण की श्रुत लेखन अभ्यास विधि का प्रमुख उद्देश्य नहीं है वर्तनी दोष को दूर करना, शुद्ध लेखन की क्षमता का विकास करना, नवीन शब्दों का ज्ञान प्राप्त करना, हस्तलिपि सुधारना। हस्तलिपि सुधारना। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस, अगला प्रश्न हमारा है कि भाषा शिक्षण का सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन या रूसी? भाषा शिक्षण की सूत्र विधि का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्च स्तर पर या सभी स्तरों पर? लेखन और उच्चारण के लिए अनुकरण विधि उपयोगी है प्रारंभिक स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। प्राथमिक स्तर पर वाचन का मुख्य उद्देश्य क्या है? शुद्ध उच्चारण क्षमता का विकास, आत्मविश्वास बढ़ाना, शब्द भंडारण में वृद्धि, भाषा ज्ञान कराना। शब्द उच्चारण क्षमता का विकास। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है? असंगत शब्द है सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख या प्रलेख। यहां पर देखिए, आपको असंगत शब्द की पहचान करनी है। सुलेख, श्रुतलेख, अनुलेख, प्रलेख। इस प्रश्न में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है हमको, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दो या अधिक उपवाक्य तथा एवं जैसे योजकों से जुड़े होता है। सरल वाक्य, आश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त वाक्य को सरल शब्दों में समझ लीजिए।
दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्यों से बना वाक्य जो एक समन्वय संयोजन द्वारा जुड़ा होता है। मिश्रित वाक्यों का उपयोग आपके लेखन की बेहतर बना सकता है, उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न क्या है, आस्तीन का मुहावरा क्या होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 5 स्टार लगा लीजिए। बाल, फोड़ा, पसीना या सांप? तो आप यही कहते हो ना कि आस्तीन का सांप हो तुम, आस्तीन का सांप होना। तो डी ऑप्शन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, विज्ञान के नित्य नए आविष्कारों को देखकर आम आदमी आश्चर्य से दम तोड़ देता है, धर धर कांपने लगता है, अपना सा मुंह लेकर रह जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है। दांतों तले उंगली दबा लेता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हिंदी में कारक हैं 8, 5, 12 या 3? तो हिंदी में कारक कितने होते हैं? तो हिंदी में कारक होते हैं 8। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बचपन में तो आप लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा होगा कि कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से। अगर आप लोगों ने इसे याद नहीं किया है तो आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि कारक से एक प्रश्न तो जरूर पेपर में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किस वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय है? यह आपसे पूछा जा रहा है। समुच्चय बोधक अव्यय, बिजली चली गई और गर्मी लगने लगी, इसमें समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब पद्यांश देख लिए, पद्यांश भी पूछा गया था। निम्न पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 85 से 90 में उचित विकल्प चुनिए। वो कहने का मतलब ये है गाइस कि गद्यांश और पद्यांश की खूब प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी देले में, कुछ देर रहा हक्का बक्का वो चक्का सा आ गया, कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जहाँ, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहाना शुरू किया उस रेले में, क्या बाहर की ठेला पेली ही कुछ कम थी, जो भीतर भी पाव का उहापो मचा, जो किया उसी को करने की मजबूरी थी, जो कहा वही मन के अंदर सा उबल चला, जीवन की आपाथापी में कब वक्त मिला कुछ देर कहीं पर बैठ कभी यह सोच सकूं, जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। अब इसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इस पद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है? बाहर का ठेला पेली, हक्का बक्का बहुचक्का सा, दुनिया के मेले में, जीवन की आपाधापी में। जीवन का आपाधापी में यानी कि इंसान जीवन की जिंदगी में इतना बिजी रह जाता है कि वो अपने आप पर भी ध्यान नहीं दे सकता है, बीवी बच्चे सभी में। तो जीवन की आपाधापी में डी ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न क्या है, अपनी अपनी देली का आशय क्या होता है? स्वास्थ्य साधना, उधार ले देना, हिसाब कर किताब, मांगना लौटाना। स्वार्थ साधना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हक्का बक्का में किसका ध्वनि साम्य है? हक्का बक्का, भौचक्का, वापो या उबल चला ठेला पेली। भौचक्का, हक्का बक्का यानी कि भौचक्का, बी ऑप्शन करेक्ट हो। इस काव्यांश की विधा क्या है? अ कविता, गजल, नई कविता, गीत। ये तो प्रश्न गलत है। इस काव्यांश में चित्रण क्या है? जीवन की भाग दौड़ का, यानी इंसान जीवन की भाग दौड़ में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो भगवान को भी नहीं याद कर पाता है, ना माँ बाप की सेवा कर पाता है, यानी जीवन की भाग दौड़। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, यह काव्यांश प्रेरित करता है आत्मविलोकन के लिए, विश्राम के लिए, ज्ञान संचय के लिए या फिर आलोचना के लिए? आत्मविलोकन के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न का। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।